हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का है और जिनका एग्ज़ाम यूपीएसआई का चल रहा है, जिनका शिफ्ट होने को है, तो उन सभी के लिए ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके अलावा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, मूल विधि और संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको बताना है भाई, राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, या मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में जैसा लिखा हुआ है ये एक शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि बूंद आगात सहसी गिरी कैसे, खल के बचन सहे जैसे। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा है बताइए भाई। बूंद आगात सहसी गिरी कैसे, खल के बचन सहे जैसे। इसमें जो है विभावना अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, या उपमा अलंकार होगा। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है दृष्टांत अलंकार के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार आपको बताना है कौन सा है। देखिए ये प्रश्न आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? अंत्य अनुप्रास है, श्रुत्य अनुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, या लाट अनुप्रास है? तो कौन सा है भाई? अंत्य अनुप्रास आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करें कि दौड़ना, एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर दौड़ना, ये क्या है? ये एक क्रिया है। ये क्या है? ये एक क्रिया है। ठीक है, ये एक क्रिया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिर्फ दौड़, सिर्फ दौड़, तो ये क्या हो जाएगी? दौड़ एक आपका एक धातु हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु ही कहते हैं। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है। अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध कवि नहीं थे? ठीक है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन जो है कव्वाली के जनक माने जाते हैं। कव्वाली के जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? अमीर खुसरो आप लोग बताओगे। ये बात आपको याद रखना। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 इनमें इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। पूछा जा रहा है अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि गज़ल के लिए प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो, पहेलियों के लिए भी प्रसिद्ध थे, और खालिक बारी के लिए भी प्रसिद्ध थे, लेकिन गीत के लिए जो है ये प्रसिद्ध नहीं थे। तो इनका उत्तर भाई क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो द्वारा जो है कितने ग्रंथों की रचना की गई? लगभग लगभग 100 ग्रंथों की रचना की गई। ये बात आपको याद रखना है, 100 ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। मुकरियों के लिए भी भाई ये जाने जाते हैं, खालिक बारी के लिए भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? भीष्म साहनी की है, मुक्तिबोध की है, निर्मल वर्मा की है, या प्रेमचंद्र की है? बताइए। कथा सम्राट कहा जाता है भाई मुंशी प्रेमचंद्र जी को। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद्र की बात आई है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर एक तो बात आपको याद रखना है रचना है, और एक सौत है। पंच परमेश्वर और सौत किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की आपको याद रखना है। अगर हम लोग परिंदे कहानी की बात करें तो ये किसकी है? निर्मल वर्मा की ये रचना है। किसकी रचना है भाई? निर्मल वर्मा की रचना है। यहाँ पर बात करें मुक्तिबोध की बात आई है, तो काठ का सपना ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी ये भी मुक्तिबोध की है, आपको याद रखना है। भीष्म साहनी की और कौन सी भाई? चीफ की दावत जो रचना किसकी है? भीष्म साहनी की है। और खून का रचना किसकी है? ये भी आपकी भीष्म साहनी की है, बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा था? मिलजुल मन था। ये क्या था? ये एक उपन्यास था, ये बात आपको याद रखना है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2013 में। 2013 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी कौन सी रचना के लिए, इनके कौन से उपन्यास के लिए? मिलजुल मन उपन्यास के लिए। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आपके सामने भाई गद्यांश आ चुका है, गद्यांश आ चुका है आपके सामने।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा गद्यांश लग रहा है, यहाँ पर देखते हैं बहुत ही छोटा सा गद्यांश है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य, शिव, सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता या धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इस गद्यांश का वर्णित जो है, वर्णित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए भाई। अच्छा, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है आपको बताने, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन हुआ है, भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताई गई हैं, भारतीय संस्कृति की परंपराएं बताई गई। तो गद्यांश को आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, और इस तरह से आपका सही उत्तर जो है अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है। तो गद्यांश की तो आपको भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो विषम का विलोम आपको ऐसे ही पता है। विषम का विलोम क्या होता है भाई, सम होता है, सम होता है, तो बहुत बढ़िया, सभी का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सदैव का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा, यानी कि सदैव का संधि विच्छेद आपको करके बताना है भाई, बताइए। सदैव में बात करें कौन सी संधि है, तो दो मात्राएं आई हैं, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी भाई, वृद्धि संधि होगी। और इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा भाई, सदा धन एव बनेगा। क्या बनेगा भाई, सदा धन एव बनेगा। ये बात आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये भी आपका यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर आप लोग इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। बस बचे हुए दिनों में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपकी BSED की क्लासेस पर चलाई जा रही है। बिल्ली का बहुवचन बताना है भाई, तो क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, बिल्ली का अगर पुल्लिंग पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो आपको बताना है बिलाव। लेकिन अगर आपसे बिल्ली का बहुवचन पूछा जाए तो आप लोग बताओगे बिल्लियाँ। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इस वाक्य में आपको बताना है विशेषण कौन सा है, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। देखिए, फूल क्या है, फूल एक संज्ञा है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही तो क्या कहते हैं भाई, विशेषण कहते हैं। फूल की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, यानी कि फूल के बारे में बताया जा रहा है पीला, कि फूल जो है भैया वो पीले हैं। तो पीले क्या हो जाएगा आपकी, पीले आपका हो जाएगा एक विशेषण ही तो हो जाएगा पीले। जैसे मान लीजिए, ठीक है, लाल लाल गुलाब है, तो गुलाब क्या है, गुलाब आपकी एक संज्ञा है, ठीक है, और इसकी विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, लाल शब्द के द्वारा। तो वहाँ पर लाल आपका विशेषण हो जाता है, यहाँ पर पीला आपका विशेषण हो जाएगा। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बताइए भाई। एक बार क्लास को आप सभी लोग भाई शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर जितनी भी थोड़ी बहुत भाई, ठीक, जितनी भी मेरे द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है, ठीक, जितनी भी की जा रही है, तो आपका भाई कर्तव्य बनता है क्लास को शेयर करने के लिए। क्यों, क्योंकि उन सब बच्चों तक ये क्लास पहुँचना चाहिए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है, ठीक है, जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उन सभी तक, अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। आप सभी का भाई कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो फटाफट 5 सेकंड लगते हैं भाई क्लास को शेयर करें में, तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और आकर बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा। और आज आपको मैं बता दूँ, पहले तो भाई शेयर कर दो आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, सर्प, नाग, क्षीर, पय, शैल, भूधर या पहाड़, नग। चलिए, तो आप सभी लोगों को याद रखना है, भुजंग हम लोग किसको कहते हैं भाई, सर्प को कहते हैं और नाग को कहते हैं। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। यहाँ पर बात करें हम लोग, शैल किसे कहा जाता है और भूधर किसे कहा जाता है, तो पर्वत को कहा जाता है, आपको याद रखना है पर्वत को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर।
आज आपको भाई हिंदी का अपना स्कोर भी बताना है, हिंदी का स्कोर कितना रहा और जनरल अवेयरेंस का आपका स्कोर कितना रहा। टोटल लगभग 80 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। चलिए, इसमें आपको बताना है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। यह पंक्ति आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है या संदेह अलंकार है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई प्रतीप अलंकार के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। और पूछा जाए प्रतीप अलंकार किस अलंकार का उल्टा है, तो आप लोग क्या बताओगे, उपमा अलंकार का ये उल्टा होता है। किसका भैया, उपमा अलंकार का ये उल्टा होता है। आलोचना करना, इसके लिए मुहावरा आपको बताना है कौन सा है, बताइए। चलिए, तो आलोचना करना यानी कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, तो जी छोटा करना ये नहीं होगा, दांत दिखाना ये नहीं होगा, दो टूक बात करना ये भी नहीं होगा। जो उपयुक्त उत्तर होगा वो टीका टिप्पणी करना, यानी कि किसी के बारे में भाई टीका टिप्पणी करना, थोड़ा बहुत गलत बोलना क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है, आपको याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द आपको बताना है भाई क्या होगा, बताइए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या स्त्रियां आपको ऐसे लिखा जाता है, भाई स्त्री ऐसे तो नहीं लिखा जाता है। हाँ, एक वचन की बात करें तो स्त्री ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब इसका बहुवचन की बात करें तो स्त्रियों हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्त्रियों या स्त्रियां। तो स्त्रियों यहाँ पर होना चाहिए इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाने कौन सा त्रुटिवाचक शब्द है, आप लोग बताओगे, ऑप्शन नंबर बी वाला है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसमें आपको तीव्र का विलोम बताना है कौन सा होगा, बताइए भाई। तीव्र का विलोम यहाँ पर बताइए जल्दी से, आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो तीव्र का विलोम तो आपका मंद हो जाएगा। तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा भाई, मंद हो जाएगा, बात आप सभी लोग याद रखोगे। सरल का विलोम क्या होगा, वक्र होगा। सरल का विलोम क्या होगा, वक्र होगा। ठीक है, ये बात आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इनमें से असंगत विलोम शब्द कौन सा है, बताइए। असंगत विलोम शब्द कौन सा है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें गुप्त का विलोम क्या होता है, तो प्रकट होता है। एक प्रश्न यहाँ पर आपका तैयार हुआ। कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। दूसरा प्रश्न आपका तैयार हुआ, गुरु का विलोम क्या होता है, लघु होता है। तीसरा प्रश्न आपका तैयार हुआ, लेकिन दोस्त का सखा जो है ये विलोम नहीं होता है, बल्कि ये तो समानार्थी शब्द हैं। तो ये चौथा आपका प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कई से एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न जो है आप लोग तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो विलोम कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला है। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए, चिदम्बरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था भाई, सुमित्रा नंद पंत को मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। आगे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था। और महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है ये नदी का समानार्थी नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि नदी के समानार्थी होते कौन कौन से हैं। तो तटनी हम लोग नदी को कहते हैं, सरिता हम लोग नदी को कहते हैं, निर्झरणी हम लोग नदी को कहते हैं, लेकिन वारी जो है ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपका उत्तर जो है क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इनमें से कौन सी रचना राग है, राघव की रचना नहीं है, बताइए। तो तीन रचनाएं जो हैं आपको भाई याद करना है, रागे राघव की तीन रचनाएं किसकी हैं, बताइए। कौन कौन सी हैं, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, आधी अधूरी मूर्ति राघे राघव की ही रचना है भाई। देवदासी राघे राघव की रचना है। साम्राज्य का वैभव राघे राघव की ही रचना है। लेकिन जीवन के पहलू की अगर हम लोग बात करें तो जीवन के पहलू किसकी रचना है, अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है भाई, अमृत राय की रचना है। तो आपका उत्तर जो यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है, बताइए। क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो गलत काम करना क्या उल्टी माला फेरना कहलाता है, नहीं। ठगना भी नहीं कहलाता है, व्यंग करना भी नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी का बुरा सोचना कहलाता है उल्टी माला फेरना। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। मानव, इसमें आपको बताना है भाई, मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन आपको करना है, बताना है कौन से दो खाली शब्द, दो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, बताइए भाई।
चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए कि मानव आदिकाल से ही प्रगति के राह पर चल रहा है, तो प्रगति तो यहाँ पर सही है भाई, राह यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। मानव आदिकाल से ही पथ ही के, तो पथ तो आपका बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मानव आदिकाल से ही प्रगति के, बिल्कुल सही, पथ पर चल रहा है, हाँ ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में दो शब्द हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से आ जाएंगे। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। डिब्बा किस शब्द का बहुवचन, एक वचन है? तो डिब्बा का आपको बताना है एक वचन क्या होता है, बताइए। अच्छा, पूछा जा रहा है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बे का है, आपको याद रखना है, डिब्बे का है, आपको याद रखना है, ठीक है। डिब्बा तो आपका एक वचन है, इसका आपको क्या एक तरह से बताना है, इसका बहुवचन बताना है, तो डिब्बे हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिब्बे शब्द का एक वचन है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या आपका संस्कृत से, बताइए। चलिए, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है ये अपभ्रंश से हुआ है। आप सभी लोग याद रखोगे, किससे हुआ है भाई? अपभ्रंश से हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की, यहाँ पर भी आपको दो शब्द दिए गए हैं, खाली जगह के रूप में आपको भरना है, बताइए। चलिए, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की उन्नतिशील व गौरवशाली रूप रही है, ये तो नहीं होगा भाई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शौर्य कथा व गौरवशाली बात हो रही है, ये भी आपका नहीं होगा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की जगत प्रसिद्धि व गौरवशाली भूमिका रही है, ये भी आपका नहीं होगा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली की, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा हो रही है, ये आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपका उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में काल आपको बताना है कौन सा है, बताइए। इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। देखिए, तुम बैठो मैं अभी आया, ये तो इतना तो हमें पता चल गया वर्तमान काल का है। कौन सा भाई? वर्तमान काल का है। इसमें वर्तमान काल के भी भेद दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे हैं। तो वर्तमान काल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, और जिनका भी उत्तर भाई बिल्कुल सही जा रहा है बी के साथ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इसमें आपको बताना है कागा चला हंस की चाल, ये लोकोक्ति पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प आपको बताना है, कौन सा होगा, बताइए। कागा चला हंस की चाल, हंस चला कागा की चाल, ये तो नहीं होगा। हंस चला हंस की चाल, ये भी नहीं होगा। हंस रहा ना कागा, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, ये आपका सही हो जाता है। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति आपको बताना है, कौन सी है, बताइए। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, घर पर घर घर मटियाले चूल्हे, या अपने दही को खट्टा कौन कहे। तो यहाँ पर देखिए घर घर मटियाले चूल्हे जो हैं ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सबकी एक सी दशा यानी कि घर घर मटियाले चूल्हे। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है, बताइए। हस्ताक्षर शब्द क्या है बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें हस्ताक्षर शब्द जो है ये एक बहुवचन शब्द है। कैसा भाई? एक बहुवचन शब्द है, आप सभी लोगों को याद रखना है। और ये कैसा बहुवचन है? ये नित्य बहुवचन वाला शब्द है, ठीक है। चलिए, तो मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए में हस्ताक्षर शब्द नित्य बहुवचन है, ये बात आपको याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया। इसमें आपको देखिए, इसमें मटमैला शब्द क्या है ये बात आपको बताना है। इस वाक्य में जो मटमैला लिखा हुआ है ये आपको बताना है, एक विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष है या संज्ञा है, बताइए क्या होगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, रंग की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा? मटमैले शब्द के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक विशेषण हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अच्छा कि रंग, यहाँ पर रंग लिखा होता है कि रंग शब्द क्या है, तो आप लोग क्या बताते? विशेष आप लोग बताते। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है, बताइए। अशुद्ध शब्द का आप सभी लोगों को यहाँ पर चयन करना है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग भाई, बताइए। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नर कैसे लिखा जाता है, आ कैसे लिखा जाता है, इसका अगर तत्सम पूछ ले तो नर का आपको इस तरह लिखना है, आग का अक्षु हो जाएगा। पूजनी आपका ऐसे ही लिखा जाता है, पूजनी आपका
ऐसे ही लिखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, पूजनीय है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, रचिता यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। क्या होता है सही शब्द अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे लिखा जाता है, रचयिता लिखा जाता है, रचयिता। ठीक है, जैसे कवित्री लिखा जाता है वैसे ही रचिता लिखा जाता है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला है। अगला प्रश्न देखिए कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, क्या होगा, पंडिताइन होगा, पंडिता होगा, पंडितानी होगा या पंडितायन होगा। तो क्या होगा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। तो पंडित शब्द का अगर आपसे स्त्रीलिंग पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे, पंडिताइन आप लोग बताओगे। तो जिनका भी उत्तर भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार आपको बताना है किस में है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो न अनुरागी चित्त की गति समुझे अहि, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, श्याम और किमी कही बखाने या बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो विभावना अलंकार कहाँ पर होता है भाई, जहाँ बिना कारण के काम होता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और कहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बिन पद के चला जा रहा है भाई और बिना कान के सुना जा रहा है, तो विभावना अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, तो मिर्ज़ा गालिब जो थे ये बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि थे, आपको याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अभागा कहेंगे, अकिंचन कहेंगे या अशक्त कहेंगे या तुच्छ कहेंगे। देखिए आपको याद रखना है, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अकिंचन उसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए। सुधाकर जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें रात को तो रात को हम लोग निशा कहते हैं, रैन कहते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें हवा का हम लोग वायु कहते हैं, वात कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। धरती की बात करें तो धरती को हम लोग धरा भी कह सकते हैं, भू भी कह सकते हैं। लेकिन सुधाकर की बात करें तो सुधाकर हम लोग चांद को कहते हैं। तो सुधाकर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, चांद होगा, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब के श्री कृष्ण की भक्ति ही है अन्य सब है। तो खाली जगह में आपको दो शब्द बताना है, कौन से आएंगे बताइए। चलिए, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, असत्य तो आएगा नहीं भाई, ठीक है, या तो ये होगा या तो आपका ये होगा। श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, ठीक है, बाकी सब क्या है ये बात आपको बताना, बाकी सब क्या असत्य है, तो ऐसा भी नहीं है। बाकी सब असत्य भी नहीं, बाकी सब क्या है, मिथ्या है, ये बात आपको याद रखना है। बाकी सब मिथ्या है और श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा था ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है आपको बताना है भाई, कहाँ पर आपको त्रुटि नजर आ रही है बताने की कोशिश कीजिएगा। कि हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, बताइए। चलिए जल्दी से करेंगे इसका सही उत्तर आप सभी लोग। तो ध्यान से देखिए भाई और बताइए, देखती आई है हर युग में जनता राम राज्य के या स्वप्न आने के। देखिए भाई, हर युग से नहीं होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए था, हर युग में आपका होना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई, हर युग से जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है, हर युग से नहीं होता है भाई, क्या होता है, हर युग में होना चाहिए था। तो कहाँ पर आपकी त्रुटि हो जाएगी, ये आपका यहाँ पर आपकी त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी से लिखा होगा भाई, क्योंकि त्रुटि है तो यही सही की तो त्रुटि है। तो हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, ये पूरा वाक्य होगा, सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखिए कि शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, बताइए। दांत जो है ये कैसा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कैसा है, उभयलिंगी है, नपुंसकलिंग है। तो बात करें दांत कैसा है, तो कैसा आया भाई, पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। चलिए, तो अब आपके भाई सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान के प्रश्नों को यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए ये जो है ये 30 नवंबर 2017 का जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन यहाँ पर जो है प्रिंट आ गया है। यूपीएसआई का क्वेश्चन जो है ये टाइप हो चुका है। तो बताइए भाई उस समय कौन थे, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो अगर आपका उत्तर भाई यहाँ पर किया जाए तो बिल्कुल सही होगा।
चलिए, तो उस समय 2017 में कौन थे ये तो हमको याद ही नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि वर्तमान समय में कौन है। तो वर्तमान समय में सामंत गोयल हैं, आपको याद रखना है। सामंत गोयल जो हैं ये रॉ के प्रमुख हैं, रॉ के प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इसमें आपको बताना है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के कुल कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, बताइए। कि 20%, 10%, 25% या 15%, बताइए भाई। चलिए, तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे कि 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसमें आपको बताना है किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया, बताइए। सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया, बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। ये पूछा जा सकता है कि सैडलर आयोग को क्यों नियुक्त किया गया। पहली बात मैं आपको बता दूं, 1917 में सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। 1917 में क्यों किया गया था कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को 1917 में नियुक्त किया गया, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, तो कोड के अनुसार आपको जवाब देना है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए कौन सा विकल्प सही है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत है, किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा भाई। कथन नंबर 2 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो ये भी आपका सही है, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, कौन से विषय संघ सूची का है आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो शेयर बाजार और वायदा बाजार है, शेयर बाजार और वायदा बाजार है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आता है, बात आपको याद रखना है। यहाँ पर जो वन लिखा हुआ है, वन की बात करें तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपको किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है। कौन से मामले के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है भाई, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए भाई, तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है। कब भाई, ये कब हुआ तो 1975 में, आपको याद रखना है 1975 में। 1975 के जो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण का मामला था, इसके कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया, बताइए भाई। किसको किसको जोड़ा गया ये बात आप सभी लोगों को बताना है, किसको किसको जोड़ा गया। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें कि जो आपका यहाँ पर वन लिखा हुआ है कि आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करना, उसकी धमकी देना, तो ये भी आपका जोड़ा गया कि अपराध होगा भाई। अगर SC ST के खिलाफ अगर कोई ये काम करता है तो अपराध होगा। दूसरी बात जोड़ी गई कि मैला ढोने अथवा पशु मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी अपराध को जोड़ा गया। तीसरे में लिखा हुआ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी आपका जोड़ा गया। किसी सम्मानित एवं दिग्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ाना, तो ये सब जोड़े गए। इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि किस राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, पूछा जा रहा है किस राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में
कौन सा सही है? तो यहाँ पर कहता है कथन नंबर 1, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपका सही उत्तर क्या हो जाता है? दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं और आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके स्वयं समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? सेल्फ टर्मिनेटिंग लोन का मतलब क्या होता है? ये बात आप सभी लोगों को बताना है। बताइए भाई। चलिए, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर बात करें, इसका मैं आपको जल्दी से आंसर बता देता हूँ। क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? ये होगा कि कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण एक प्रकार से उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वयं समाप्ति ऋण क्या होता है? कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार है जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें से किस एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश होता जाता है? हेज फंड निवेश, वास्तविक निवेश, या जवक निवेश, या स्वामित्व निवेश? तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर जो होगा तो जवक निवेश हो जाता है। यानी कि इनमें से एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश किया जाता है। तो जवक निवेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदारी के बीच सीधे कारोबार होता है उसे हम लोग तृतीय बाजार कहेंगे, सापेक्षित बाजार कहेंगे, द्वितीयक बाजार कहेंगे, या प्राथमिक बाजार कहेंगे? बताइए भाई। तो देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और ख़रीदारी को बीच सीधे कारोबार होता है उसको हम लोग प्राथमिक बाजार कहते हैं, प्राइमरी बाजार कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आपको याद रखना है क्या कि प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले खरीदार के साथ के बीच सीधे कारोबार होता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण के लिए JAIT, गेट, या IIM, या यूपीएसपी इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियाँ। दूसरा है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति। तो बताइए भाई क्या क्या मांगी जा सकती है? बताइए। बात करें दोनों प्रकार की चीज़ें जो है आप लोग मान सकते हो आरटीआई के तहत। ठीक है, आरटीआई के तहत। किसके तहत भाई? आरटीआई के तहत। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी सोच रहे थे दोनों ही कथन सही होंगे, बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? बताइए। साइबस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, या तार है? तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग याद रखोगे कि एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? 20-25%, 10-15%, या 30-35%, या 5-10%? तो कितने प्रतिशत किया है आश्वासन दिया है? 20 से 25% का आवेदन दिया है, सॉरी भाई, आश्वासन दिया है। आप सभी लोग याद रखोगे। इसमें आपको बताना है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां देगा, पर अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि पहली लाइन को ही हम लोग को पढ़कर क्या आंसर बता सकते हैं कि अनुच्छेद जो है 40 की बात चल रही है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इसमें आपको बताना है यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी? बताइए। तो पूछा जा सकता है दीनपना नामक शहर की नींव कहाँ पर रखी गई? तो यमुना नदी के तट पर रखी गई। और किसने रखी? तो हुमायूं ने रखी भाई।
किसके द्वारा रखी गई? हुमायूं में रखी गई। कब रखी गई? 1533 में रखी गई। आप सभी लोगों को याद रखना है 1533 में दीन पना शहर की नींव यमुना नदी के तट पर हुमायूं के द्वारा रखी गई। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। वायर टैपिंग बोलेंगे, रूट किट बोलेंगे, स्पाईवेयर बोलेंगे या डिजिटल इंटरप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो वायर टैपिंग हम लोग बोलेंगे, यानी वायर टैपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। इस संकेत का आपको अर्थ बताना है, क्या हो सकता है बताइए भाई। देखिए भाई, ये तो नॉर्मल सी सड़क चल रही है। पहले तो एक नॉर्मल सी सड़क यहाँ पर चल रही है, फिर आगे जाकर सड़क कैसी हो गई? पतली आगे जाकर हो गई। तो आगे बस उसी बात का संकेत है कि आगे जाओगे तो सड़क कैसी मिलेगी आपको? सड़क पतली मिलेगी आगे जाने पर। अगर यही जो है इसको अगर उल्टा कर दें तो क्या मिलेगी? आगे आपको जाने पर चौड़ी सड़क मिलेगी। ये बात आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए ऐसा एरो बना हो, ठीक है, ऐसा एरो बना हो, ऐसा इस तरीका का, तो आगे जाकर आपको जो है बाएं हाथ पर मुड़ना है। अगर ऐसा एरो बना हो तो आगे जाकर आपको दाएं पर मुड़ना है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर ऐसा एरो बना हो तो यानी क्या है कि आगे जाकर दाएं आप नहीं जा सकते, आगे जाकर आप दाएं नहीं जा सकते। ये जो होता है एक तरह से कट का साइन होता है, निषेध का साइन होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? नलकूप, संकर बीज, उर्वरक या दुग्ध उत्पाद? देखिए भाई, आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में उर्वरक जो है भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। उर्वरक आपको याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है बताइए भाई। किसके कारण होता है? परजीवी गोलकृमि के कारण, हुक कृमि के कारण, सूची कृमि के कारण या फाइलेरिया कृमि के कारण? बताइए। तो किसके कारण होता है? परजीवी गोल कृमि के कारण होता है। आप सभी लोग याद रखोगे, यानी कि जो संक्रमण एस्कारियासिस होता है ये परजीवी गोल कृमि के कारण होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी परिभाषा जो है वो आयकर से संबंधित नहीं है? बात आप सभी लोगों को बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, तो मॉड वैट की यहाँ पर हम लोग बात करें। मॉड वैट जो है ये आयकर से संबंधित नहीं है। मॉड वैट क्या होता है? तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस को हम लोग कहते हैं। ये आयकर से संबंधित नहीं होता है, ठीक, आयकर से संबंधित नहीं होता है, आपको याद रखना है मॉड वैट। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार लिखना है आपको। सबसे पहले घटित जो घटना शुरू हुई है और जो सबसे अंत में हुई है उसको सबसे अंत में रखना है। तो अच्छा प्रश्न है भाई, सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का। सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, तो ऑप्शन आपके सामने हैं और वो तो भाई बात की बात रही। ऑप्शन को ना देखिए, अभी आप सिर्फ कथनों को देखिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें भाई, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो बात यहाँ पर लिखी हुई है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। तो कब हुआ? ये तो भैया 1947 में हुआ। 1947 में हुआ, आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो है किसका जिक्र आया है? ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रध्वज अंगीकृत कब हुआ? तो राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत किया गया? ये भी 1947 में किया गया, लेकिन पहले आपका जो है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। ये आपका जो हुआ है वो जनवरी में हुआ है, और ये बी वाला जो हुआ है ये आपका जुलाई में काम हुआ है। 22 जुलाई 1947 में आपको याद होगा राष्ट्रध्वज को अंगीकृत किया गया। तो ए और बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए भैया, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकार किया गया। संविधान जो है सभा द्वारा जो है पारित और स्वीकृत कब किया गया? ये बात की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता है 26 नवंबर को किया गया। 26 नवंबर 1949 को किया गया, 1949 को किया। तो ये तो आपका उसके बाद आएगा। उसके बाद बात करें जनगण मन राष्ट्रीय गान के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो आप सभी को पता है 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। तो बात करें ये आपका जैसे क्रम में लिखा हुआ, पहले ए फिर बी
फिर सी, फिर डी, इसी तरह से आएगा। तो ए बी सी डी कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है मानव आबादी से बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को हम लोग क्या कह सकते हैं? बताइए क्या कह सकते हैं? तो महामारी विज्ञान कह सकते हैं। मानव आबादी से बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को महामारी विज्ञान कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम जो है किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए? बताइए भाई, किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो उपस्थित जितने हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 के द्वारा समर्थित होना चाहिए। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, वर्ष 2005 में वो कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पद यात्रा की, सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित अधिकारों के लिए कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए? तो बताइए भाई उस अभियान का क्या नाम था? आप सभी लोग जानते होंगे, प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। जनादेश अभियान उसको हम लोग कहते हैं, जनादेश अभियान उसको हम लोग कहते हैं। बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो कौन सा एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? बताइए भाई। चलिए भाई, तो क्या होगा? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी लोग बताइए। संज्ञेय अपराध के लिए, असंज्ञेय अपराध के लिए, जमानत योग्य अपराध के लिए, गैर जमानती अपराध के लिए? तो संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। आप सभी लोग याद रखोगे। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है, नाभिक होता है, कोशिका द्रव होता है, लाइसोसोम होता है या राइबोसोम होता है? बताइए। आप सभी लोगों को याद रखना है, कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है भाई? ग्लाइकोलाइसिस होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर कोशिका द्रव जा रहा है, जो लोग भी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? अच्छा प्रश्न है, तो बताएंगे इसका सही उत्तर। आप सभी लोग बताइए। चलिए, तो उच्च न्यायालय की बात आई है, शपथ की बात आई है, तो कौन शपथ दिलाएंगे भाई? राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाते हैं? बताइए। कौन निभाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी या मंत्रिमंडल सचिव? तो आप सभी लोग देखिए याद रखोगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाते हैं भाई? मंत्रिमंडल सचिव निभाते हैं। आप सभी लोग याद रखोगे कौन? मंत्रिमंडल सचिव। 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक जो था, ये कौन थे? आपको बताना। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए। चलिए, तो ये तो आपका भाई पुराना प्रश्न हो गया, लेकिन इसके वर्तमान की बात तो कर सकते हैं। देखिए 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक की बात करें तो कौन थे उस समय जो आपके थे भैया? वो कौन थे उस समय? थे ओपी सिंह थे। क्या? ओपी सिंह थे भाई, ठीक है, ओपी सिंह तैनात थे। लेकिन जो है वर्तमान समय में कौन पर हैं? सुबोध कुमार। आपको याद रखना है वर्तमान समय क्या आपको याद रखना है, पिछले से आपको क्या मतलब? तो सुबोध कुमार नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए। समुद्र के गहरे पानी में, ध्रुवीय क्षेत्र में, खुले समुद्र की सतह में या भूमध्यीय क्षेत्र में? तो कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। आप सभी लोग याद रखोगे कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और सभी को वीडियो को शेयर करके जाना है भाई आप सभी को। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय BSA, जय BSA, जय BSA, जय हिंद, वंदे मातरम।